नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट टीवी में। आपको बता दें कि कल हमने पार्ट 1 को देखा था, कक्षा 10वीं रसायन शास्त्र, और हम लोगों ने तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। कल हमने पार्ट 1 वीडियो पढ़ लिया था और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम आप आते हैं स्लाइड पे। कल हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ लिया था। ठीक है, कल हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ा था और पढ़ा था कि ये ऊपर से जो है अधिक क्रियाशील धातु है, बीच में मध्यम क्रियाशील है और नीचे वाले जो है वो कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले पेज पे चलते हैं। अगला हमारा है धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो धातु है वह अधातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, इस चीज को हमें देखना है। आइए देखते हैं। धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातु क्या होते हैं, अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। आपको बता दें कि कक्षा 9th में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसमें क्या होता है KLMN जो होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसमें 8। फर्स्ट राउंड का मैं बात बता रहा हूँ अष्टक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो समझिए कि धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम कोई धातु है, सोडियम क्या है, धातु है, इसका क्या होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ा जाए, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो K में 2 हो जाएगा, L में आपका 8 हो जाएगा, तो 8 और 2 10 हो गया, 1 बच रहा है यानी 11 है, तो M में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यूं समझिए कि इसको पूरा करने के लिए, देखिए M में कितना चाहिए, M में चाहिए 8, लेकिन है ये कितना, 1, लेकिन इसको पूरा करने के लिए 7 चाहिए। तो ये 7 रुपया किसी से कर्जा लेगा, उससे अच्छा है कि ये किसी को 1 रुपया कर्जा दे देगा, है कि नहीं। तो उसी प्रकार धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैग्नीशियम ही है, तो मैग्नीशियम क्या होता है, 12। अगर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम तोड़े तो 2, 8, 10 हो गया और 2 12 हो गया। तो समझिए कि ये बाहरी कक्षा में 2 बचा, तो बाहरी कक्षा में पूरा करने के लिए हमको चाहिए 6 गो, क्योंकि 8 पुराना है, तो 6 चाहिए। तो 6 ये किसी से कर्जा लेगा, उससे अच्छा है कि ये 2 किसी को दे देगा। तो समझिए कि जो धातु होते हैं वो सामान्यतः क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, 1 नंबर के लिए पूछा जाता। अगला है अधातु। अधातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन क्या है, अधातु है, इसका क्या होता है, 17 परमाणु संख्या होता है। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका हो जाएगा 2, 8, 10 और 7, 17। तो यूं समझिए कि बाहरी कक्षा में क्या है, 7 है, बाहरी कक्षा में 7 है, इसको पूरा करने के लिए चाहिए 1, क्योंकि M कक्षा में कितना होता है, 8 होता है, तो पूरा करने के लिए 1 चाहिए, देने के लिए 7 चाहिए। तो ये तो कोशिश करेगा कि 1 हमें कहीं से मिल जाए, क्योंकि 7 तो नहीं दे सकता है, तो ये 1 क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो यानी कि अधातु जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। यानी समझिए कि धनायन का मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम क्या किया, सोडियम एक का त्याग किया है, 1 सोडियम त्याग किया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे Na और ऊपर जमा में प्लस। ठीक है, बिल्कुल। क्लोरीन अभी एगो क्या किया, क्लोरीन एगो ग्रहण किया है, तो इसको Cl- लिखेंगे। मैग्नीशियम यहाँ क्या कर रहा था, मैग्नीशियम 2 को त्याग कर रहा था, तो Mg2 अब प्लस लिखेंगे, यानी कि त्याग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। यानी कि अधातु जो है ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं और धातु जो है त्याग करके धनायन बनाते हैं। ये 2 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। यौगिक या आयनिक यौगिक है, क्या है, आयनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के क्या बनते हैं, आदान प्रदान द्वारा बनते हैं, इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि समझिए अभी जो है आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, त्याग करना और ग्रहण करना। यानी कि ऊपर हमने अभी जो पढ़ा है कि धातु क्या करता है, त्याग करता है, और अधातु क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी कि जो धातु त्याग और ग्रहण करेगा वो तो एक प्रकार का आदान प्रदान हुआ, तो उसी आदान प्रदान से जो यौगिक बनेंगे, जो कंपाउंड बनेंगे, उसी को हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।
अगला है NaCl का निर्माण। क्या है? NaCl का निर्माण। सबसे पहले तो आपको बता दें कि NaCl जो है साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक। इसको इंग्लिश में टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। टेबल सॉल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेबल पे सर्व किया जाता है, यानी खाने वाला नमक है। ठीक है, तो Na जो है क्या है? Na जो है सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11। उसके बाद आपका है क्लोरीन। क्लोरीन Cl यानी कि 17 इसका परमाणु संख्या। अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8 और 1 होगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो 2, 8 और 7 होगा। ठीक, तो यूं समझिए कि ये 1 है, इसको पूरा करने के लिए चाहिए कितना? 8। चूंकि हम लोग अभी देखे हैं कि KLMN यानी कि K में 2 होता है, L में 8, इसमें भी 8, इसमें 2 होता है। फर्स्ट राउंड का बात है, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा अष्टक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो ये समझिए कि ये K में हो गया, L में हो गया और M में चाहिए कितना? M में चाहिए 8, लेकिन है इसके पास कितना? 1। तो ये किसी से 7 जो है 7 किसी से कर्जा लेगा, उससे अच्छा है कि 1 ये क्या कर देगा? त्याग कर देगा। बिल्कुल उसी प्रकार क्लोरीन जो है, क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन 7 तो त्याग नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास ज्यादा है। अगर 1 किसी से ले लेगा तो इसको पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ समझिए जैसे कि सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोगों ने यहाँ लिखा Na और एक बिंदु से दर्शाते हैं, यानी कि समझिए बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन हम लोगों ने लिखा Cl और इसको बाहरी कक्षा में कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्रॉस से 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन, इसको पूरा होने के लिए कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेगा? ले लेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और ये जब दे देगा इसको तो इसका भी पूरा हो जाएगा। ये तो M बचेगा ही नहीं, फिर M नहीं बचेगा तो इसका भी पूरा हो जाएगा और इसका भी पूरा हो जाएगा, यानी दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो फिर क्या किसका निर्माण होगा? NaCl का, यानी साधारण नमक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं इक्वेशन के आधार पर। जैसे Na सोडियम, Na क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन के क्या कर दिया? 1 प्लस। देखिए अगर मैग्नीशियम पे हम लोगों ने पिछले पेज पे 2+ लिखा था। 2+ का मतलब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। यहाँ केवल प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है और धनायन बनाया है। ठीक है, यानी कि सोडियम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग यहाँ कर दिया है और प्लस क्या बनाया है? धनायन बनाया। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? यहाँ से ग्रहण कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो इसको Cl- यानी ऋणायन बना लिया। इसको इक्वेशन के रूप में इसे समझ सकते हैं या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो मैंने ऊपर लिख के समझाया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता है लेकिन नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। अगला है धातुओं की प्राप्ति, यानी कि धातुओं की प्राप्ति हम लोग कैसे करेंगे। इसको धातुओं की प्राप्ति को हम लोग धात्विकी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक शब्द में धात्विकी, यानी कि धातुओं की प्राप्ति के लिए हम लोग 3 पहले टॉपिक को समझेंगे। पहला क्या है? खनिज। अब खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से का मतलब क्या? कोई बनाया नहीं गया हो, गॉड गिफ्टेड हो, यानी कि जिसे प्राकृतिक रूप में प्राकृतिक से खोजा गया हो या मिला हुआ हो। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित यानी प्रेजेंट तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि प्राकृतिक में अगर कोई खोजे कुछ भी धातु या अधातु कुछ भी खोजा जाता है, तत्व या यौगिक खोजा जाता है, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। यानी कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से कुछ भी खोजा जाए तो उसे खनिज कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये खनिज नहीं, यहाँ अयस्क होगा, गलती से टाइपिंग हो गया है, अयस्क। ठीक है, यहाँ अयस्क होगा। तो बोल रहा है कि वे खनिज जो ऊपर हम लोगों ने प्राकृतिक रूप से खनिज निकाल लिया है, उसी खनिज को, वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी तत्व को हम लोगों ने खोजा, उसमें धातु अधिक मात्रा में है। क्या है? धातु अधिक मात्रा में। वही बोल रहा है कि धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। यानी कि समझिए, ऊपर वाले खनिज से समझिए, मान लीजिए कि हमें प्राकृतिक रूप में कोई तत्व हमें मिल गया। ठीक है, कोई तत्व हमें मिल गया। अब हमें पता, इसमें हम लोगों ने जब देखा तो इसमें धातु अधिक मात्रा में था। धातु क्या है? अधिक मात्रा में है। और जब धातु अधिक मात्रा में है और हम लोगों ने देखा कि इस धातु की हमें क्या है? जरूरत है। लाभकारी का मतलब क्या? जरूरत है। तो अगर ये दोनों कंडीशन पूर्ण हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अयस्क।
अयस्क 2 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, खनिज भी पूछे जाते हैं, गैंग भी पूछे जाते हैं, यानी कि तीनों में से कभी कभी एक पूछा जाता ही है बदल बदल कर। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को ध्यान से एकदम याद भी कर लीजिएगा तो अच्छी बात है। यह समझ भी सकते हैं कि खनिज क्या है, जो प्राकृतिक रूप में तत्व यौगिक जो है प्राकृतिक में उपस्थित होते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, उसे खनिज कहा जाता है। उसी खनिज का अगर धातु अधिक मात्रा में पाया जाए, उसे निकालना लाभकारी हो तो उसे हम अयस्क बोलेंगे। अब आइए उसी अयस्क के बाद आइए कि गैंग। गैंग यानी मारपीट करने वाला गैंग नहीं, ये एक अलग प्रकार का केमिस्ट्री का गैंग है। ठीक है, ये क्या कहता है, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क। समझिए, पहले हम लोगों ने खनिज से अयस्क किया है और अयस्क से गैंग, यानी कि अयस्कों में रेत समझ रहे, बालू जैसा, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियां पाई जाती है। यानी कि समझ लीजिए कि कुछ भी हम लोग को प्राकृतिक रूप से मिलेगी तो वो तो पूरा प्योर तो नहीं मिलेगी, उसमें कुछ ना कुछ रेत मिट्टी सब लगा हुआ होगा, अशुद्धियां लगी होगी, तो जिन्हें क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। यानी कि जो अशुद्धियां उसमें लगी रहती है या पाई जाती है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे कैसे अशुद्धियों को हटाई जाती है, तो उसी अशुद्धियों को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा कि कक्षा 10 के एग्जाम में खनिज अयस्क गैंग पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है, इसी ध्यान से इसको समझिएगा। हो सके तो कॉपी में अपने नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगला है धातुओं की प्राप्ति। हम लोगों ने जो धातुओं की प्राप्ति को जो पढ़ा है, 3 टॉपिक, खनिज अयस्क और गैंग। अब देखिए कि धातुओं को प्राप्त कैसे करेंगे। तो धातुओं को प्राप्त करने के लिए 3 चरण में हम लोग धातु को प्योर रूप से प्राप्त करेंगे, शुद्ध रूप से धातु हमें मिल जाएगा। 3 को चरण जब पार करेंगे, पहला चरण है अयस्कों का समृद्धिकरण, यानी कि अयस्क का क्या करेंगे, समृद्धिकरण करेंगे। फिर धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि समृद्धिकरण के बाद धातु को क्या कर लेंगे, निष्कर्षण करेंगे, निकालेंगे। फिर धातुओं का क्या करेंगे, परिष्करण। ठीक है, यानी कि 3 चरण जब हम लोग कर लेंगे तो धातु हमें शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। आइए चरण पहले का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहले चरण में है अयस्कों का समृद्धिकरण। तो बोल रहा है कि यह अनेक विधियों द्वारा किया जाता है, यानी कि समृद्धिकरण जो है अनेक विधियों द्वारा हम लोग कर सकते हैं। एकदम आसान है, जैसे पानी से साफ करना। मान लीजिए कुछ भी हमें मिला धरती में, तो उसे पानी से साफ करके देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि समृद्धिकरण पानी से भी साफ कर सकते हैं, या छान कर, या रसायन विधि द्वारा भी, या चुंबक द्वारा भी हम लोग समृद्धिकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये आसान है। आइए दूसरे चरण पे चलते हैं। दूसरा चरण है धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का क्या करना है, निष्कर्षण करना है। अब देखिए धातु जो होते हैं, हम पिछले क्लास में ही आपको बता चुके हैं, पिछले वीडियो में, कि जो धातु होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, मध्यम क्रियाशील होता है और कम क्रियाशील होता है। जो हम लोगों ने क्या सक्रियता श्रेणी में देखा था, ऊपर से नीचे से, ऊपर से जो ऊपर जो थे वो अधिक क्रियाशील थे, बीच में जो थे क्या थे, मध्यम क्रियाशील थे, जो नीचे थे वो क्या थे, कम क्रियाशील थे। ठीक है, तो यानी समझिए कि अधिक क्रियाशील धातु जो ऊपर वाले सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर होंगे उसे अधिक क्रियाशील धातु स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, यानी कि ये जो है स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते हैं। इन्हें विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षण किया जाता है। हमने आपको विद्युत अपघटन जो अभिक्रिया है वो आपको पहली चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में पढ़ा रखा है, आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वह स्वतंत्र रूप में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसको प्राप्त करने, निष्कर्षण करने के लिए विद्युत अपघटन प्रक्रिया किया जाता है। ठीक, दूसरा आई मध्यम क्रियाशील धातु। तो मध्यम क्रियाशील धातु जो है सल्फाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट, यानी कि ये तीनों के रूप में ही पाए जाते हैं, यानी कि धातु प्योर रूप में नहीं पाया जाता है। मध्यम क्रियाशील धातु जो है ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में ही होते हैं। इन्हें कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। अब इनको निष्कर्षण करने की विधि क्या होती है, कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। ठीक है, ये मध्यम क्रियाशील धातु होगा। अब आइए कम क्रियाशील धातु। कम क्रियाशील धातु जो है स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, यानी कम क्रियाशील धातु जो है स्वतंत्र रूप में भी पाई जाती है। आइए अब सीखते हैं कि कम क्रियाशील धातु को निष्कर्षण कैसे करेंगे। कम क्रियाशील धातु में हम लोगों का आ जाएगा Ag, Au सोना, Ag चांदी, Au सोना, Cu कॉपर, Hg पारा। ठीक है, यानी कि ये कम क्रियाशील धातु है। अब कम क्रियाशील इन चारों में समझिए कि Ag चांदी और सोना तो हमें प्योर रूप से ही मिल जाता है। ठीक है, उसे साफ धो धा के साफ करके प्योर रूप से मिल जाता है, इनको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। बचता कौन है, कॉपर और पारा Hg। देखिए क्या बोल रही है, बहुत अनअभिक्रिय होते हैं, यानी कि ये अभिक्रिया इन समझिए कि क्रियाशील नहीं होते। ठीक है, अनअभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड
को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इन्हें केवल गर्म करेंगे तो हमें धातु इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए Hg पारा, पारा यानी मरकरी का निष्कर्षण सीना बार से किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन बनेगा कि Hg यानी मरकरी या पारा जो है उसके अयस्क कौन है, तो उसके अयस्क जो है सीने बार है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाएगा कि Hg पारा या मरकरी का अयस्क कौन है, यानी कि सीना बार। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है HgS, यानी कि पारा सल्फाइड या मरकरी सल्फाइड भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसको जब हम लोग 2HgS यानी कि पारा सल्फाइड या मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, एरो के ऊपर गर्म लिख लीजिए। गर्म करेंगे तो हमें पारा यानी मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, मुक्त हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो यहाँ हमें पारा ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड मिला। अब इसी मरकरी ऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें मरकरी भी मिल जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंपल इसे गर्म करके हम लोग सीधे बार से मरकरी या पारा को निकाल सकते हैं। ये कम क्रियाशील धातु को निकालने की विधि हो। उसी प्रकार कम क्रियाशील में जो आता है वो क्या होता है, कॉपर सल्फाइड होता है। ये कॉपर सल्फाइड जो है ऐसा लिखिएगा Cu और नीचे 2 लिखिएगा, S लिखिएगा। ठीक है, कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण। अब कॉपर सल्फाइड से कॉपर का निष्कर्षण कैसे होगा, कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म। जब गर्म करेंगे तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। फिर देखिए कॉपर सल्फर, सॉरी यहाँ कॉपर ऑक्साइड लिखिएगा, C2Cu2O लिखिएगा, यहाँ इस नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड को फिर कॉपर सल्फाइड से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें कॉपर अलग मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार फिर से आगे पीछे करके देखिएगा। नॉर्मल है, केवल गर्म करके निकाल देना है, यहाँ भी गर्म ही किया जाएगा। ठीक है, मिला करके गर्म किया जाएगा तो ये निकल जाएगा बाहर। तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर वीडियो से आप लोग लग रहा है कि तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर लग रहा है कि वीडियो से हम लोग कुछ सीख रहे हैं या आप लोगों की तैयारी हो पा रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको जरूरत है। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।